सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं आपको प्रीपोजिशन टॉपिक के 25 डिफरेंट रूल्स सिखाऊंगा। इस सेट की एक स्पेशलिटी है, इसका हर एक क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में मिला के 5 या उससे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी रखते हैं कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इसलिए पूरी फोकस के साथ इनके नियमों को सीखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द थीफ एस्केप्ड ब्लैंक द विंडो, यानी कि थीफ जो है वो विंडो के जरिए भाग निकला। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रू। द थीफ एस्केप्ड थ्रू द विंडो। अब मैं आपको प्रीपोजिशन थ्रू के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ जिनसे फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनना। जब भी किसी दरवाजे या किसी खिड़की के जरिए किसी जगह एंटर या वहाँ से एस्केप यानी एग्जिट करा जा रहा है, प्रवेश या निकास करा जा रहा है, तो ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन थ्रू। ठीक है, फिर अगली चीज़, आजकल एक और नया कंसेप्ट पे सवाल आ रहा है, वो ये है कि दरवाज़ा जो होता है, डोर, उसके नीचे की जो पतली सी जगह होती है और जो ऊपर की जगह होती है जहाँ से आप एक कागज़ को आर पार कर सकते हैं, ये मोशन बताने के लिए भी थ्रू प्रीपोजिशन का ही यूज़ होता है। अभी पिछले ही सीरीज में इसका एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि समीर पास्ट द एनवलप ब्लैंक द डोर, तो उसका मतलब ये था कि वहाँ पे प्रीपोजिशन थ्रू आएगी जो बता रही कि उसने एनवलप को नीचे से, दरवाजे के नीचे से उस पार कर दिया। फिर थ्रू से जुड़ा अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी जानिए। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में टनल या फिर पाइपलाइन दी हो तो आपको इनके साथ भी थ्रू का यूज़ करना है। कब? जब एक पार से दूसरे पार जाने का मोशन दिखाया जा रहा है, जैसे इस जगह से एंटर होके इस जगह से आप निकले तो थ्रू का यूज़ करेंगे। इसी तरह पाइपलाइन के लिए भी अगर एक जगह से एंटर होकर दूसरी जगह से एग्जिट कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन थ्रू इन दीज टू केसेस। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आई एम नॉट फैमिलियर ब्लैंक द सॉफ्टवेयर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद। आई एम नॉट फैमिलियर विद द सॉफ्टवेयर, क्योंकि फैमिलियर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद का यूज होता है हमेशा, ये बताने के लिए कि आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस या नॉलेज है कि नहीं। तो यहाँ पे नॉट है, इसका मतलब किसको नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही इज सीनियर ब्लैंक मी इन दिस ऑफिस, यानी इस ऑफिस में वह मुझसे सीनियर है। अब इस सवाल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स देन को मार्क कर देते हैं, ही इज सीनियर देन मी इन दिस ऑफिस, बट देन यहाँ पे सही नहीं होगा। आवर आंसर इज ऑप्शन बी, टू। ही इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रूल कहता है जो भी शब्द IOR से एंड होते हैं, जैसे कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, और भी कई सारे वर्ड्स, आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि पीछे IOR होना चाहिए। ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन टू आफ्टर देम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शी प्रिवेंटेड मी ब्लैंक गोइंग आउटसाइड, यानी उसने मुझे बाहर जाने से रोका। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। प्रिवेंट वर्ड जो है इसके पीछे हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, यानी किसी चीज़ से रोकना किसी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शी इंसिस्टेड ब्लैंक पेइंग द बिल हर सेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर सेल्फ है। हर सेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट शी के लिए आ रहा है, ये दिखाने के लिए कि शी जो है सब्जेक्ट, वो इस बात पे जोर दे रही है कि बिल को ये खुद से पे करेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑन। इंसिस्ट वर्ड के पीछे हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज करा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ही इज कैपेबल ब्लैंक हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कि वह कठिन परिस्थितियों से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि जब भी आपको किसी की क्षमता बतानी होती है तो कैपेबल वर्ड के पीछे ऑफ प्रीपोजिशन आती है हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दिस बुक वॉज रिटन ब्लैंक विलियम शेक्सपियर। ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है, यानी कि पुस्तक जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो जब भी पैसिव वॉइस आए तो आपको ये चीज़ पता होगी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ विलियम शेक्सपियर हमें ऑब्जेक्ट में दिख रहा है पैसिव वॉइस के अंदर, जिसका मतलब कि एक्टिव में ये सब्जेक्ट की जगह पे था। और सब्जेक्ट कौन होता है? एक एक्शन का डूअर। तो
एक्शन का डूअर जब पैसिव वॉइस में दिखाना हो कौन है, उसके साथ हमेशा ही बाय लगता है उसके आगे। यू ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन बाय बिफोर द डूअर ऑफ एन एक्शन इन पैसिव वॉइस। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8th। आई विल रीच द ब्लैंक एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, विद इन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आपको ये बताना हो कि आप एक तय समय के पहले पहले कुछ काम कर लेंगे तो हमेशा ही विद इन का यूज़ करते हैं। फिर एक प्रीपोजिशन इन भी होती है, इन का भी यूज़ करते हैं तब जब आपको ये कहना हो कि सपोज ये अभी का समय है और ये अब से 1 घंटे बाद का समय है, ठीक है। अगर आप अब से ठीक 1 घंटे के बाद कुछ करेंगे तभी इनका यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको कहना है इस 1 घंटे के पहले पहले कुछ कर लेंगे तब विद इन का यूज़ करना है। ये फ़र्क होता है इन दोनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। शी इज़ मैरिड ब्लैंक अ बिजनेसमैन, यानी कि वह एक बिजनेसमैन से विवाहित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। शी इज़ मैरिड टू अ बिजनेसमैन। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरी जो वर्ड है इसके पीछे 2 प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। अगर आपको बताना है कि 2 लोगों में विवाहित संबंध है तो 2 का यूज़ करते हैं, चाहे आदमी हो या औरत। जैसे कि राम इज़ मैरिड टू सीता या फिर सीता इज़ मैरिड टू राम, दोनों के लिए ही आप प्रीपोजिशन 2 का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी है, जैसे अगर आपको बताना है कि वो विवाहित भी हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, तो आप कहेंगे दे आर मैरिड विद 2 किड्स। तब यहाँ पे प्रीपोजिशन विद का यूज़ करा जाता है जब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो 2 मैरिड लोगों के बीच में या किसी एक के भी बारे में उनमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग ब्लैंक द कर्टेन। सेंटेंस आप देख सकते हैं पास कंटिन्यूस का है, यानी वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, ठीक है। इसका मतलब बनता है कि जो बच्चा है वो पर्दे के पीछे छुप रहा था, ठीक है। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से ऑप्शन बी, बिहाइंड, हमारा सही आंसर है। अगर यहाँ पे कर्टेन्स होता यानी प्लूरल नाउन होता तभी हम ऑप्शन डी बिटवीन यहाँ पे सही करते, क्योंकि बिटवीन का यूज़ तब होता है जब एक ये होता पर्दा, एक ये होता, 2 पर्दे होते और बीच में कहीं छुप रहा होता। बट यहाँ कर्टेन ही है इसलिए हम बी को ही सही करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। द बुक इज डिवाइडेड ब्लैंक 5 चैप्टर्स, यानी कि पुस्तक 5 अध्यायों में विभाजित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनटू। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स, क्योंकि नियम ये कहता है अगर आपको किसी साबुत चीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांटना है, विभाजित करना है, तो इसके पीछे हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन इनटू आती है। दैट्स वाई ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ब्लैंक माई सक्सेस, यानी कि मेरी सक्सेस, कामयाबी के उपलक्ष्य में उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। देखिए रूल ये कहता है जब भी आपको ऐसा सेंस आ रहा है कि ए ने बी को किसी भी चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है तो हमेशा ही कॉन्ग्रेचुलेट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ही इज़ एलर्जिक ब्लैंक डस्ट। यहाँ पे आप देखिए एलर्जिक वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही की एक क्वालिटी को बता रहा है कि उसको डस्ट यानी कि धूल से एलर्जी है। तो इन सच केसेस यू ऑलवेज यूज टू आफ्टर एलर्जिक, ये एक फिक्स पेयर बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ही डाइड ब्लैंक कैंसर लास्ट ईयर, यानी कि पिछले वर्ष कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर लास्ट ईयर। ऐसा इसलिए क्योंकि डाई वर्ड 2 परिस्थितियों में यूज़ करा जाता है। पहला, अगर किसी की मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है, जो कि शारीरिक बीमारी होती है, इलनेस के कारण हो। दूसरा, किसी बाहरी कारण के, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उस कारण मृत्यु होती है। तो जब भी किसी बीमारी के कारण हो तो डाई के साथ हमेशा ऑफ लगता है, लेकिन किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना के कारण हो तो फ्रॉम लगता है। अब यहाँ पे कैंसर क्या है, बीमारी है, दैट्स वाई वी यूज्ड ऑफ विद डाइड। तो हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। ही वॉज ब्रॉट अप ब्लैंक हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि उसका पालन पोषण उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने करा, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और पैसिव वॉइस में जो एक्शन होता है, जैसे कि यहाँ ब्रॉट अप एक एक्शन है, उस एक्शन को करने वाला जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन बाय का यूज़ मैंडेटरी करना पड़ता है।
जो कि यहाँ पे इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो इनके लिए हमने बाय लगाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर टू सेव द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को बचाने के लिए वो नदी में कूद पड़ा। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन टू, ही जम्प्ड इन टू द रिवर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इनको सही समझेंगे, बट ये गलत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये थी नदी, नदी में कूदने के लिए उसने यहाँ से ऐसे छलांग लगाई, तो एक मोशन हुआ, एक मूवमेंट हुई। जब भी आप किसी मूवमेंट से किसी जगह में एंटर करते हो तो हमेशा ही प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ होता है। बट अगर हम इन का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो बता रहा है कि वो शख्स ऑलरेडी पानी में मौजूद था, पानी के अंदर था वो ऑलरेडी। ये मतलब होता है इनको इस्तेमाल करने का, जो कि यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है। दैट्स वाई वी यूज्ड इनटू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रेन डिपार्ट्स ब्लैंक 6 PM शार्प, यानी ट्रेन ठीक 6 बजे निकल जाती है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM शार्प। ऐसा इसलिए क्योंकि रूल ये कहता है जब भी हमें कोई ऐसा काम बताना है जो किसी एग्जैक्ट समय पे ही करा जाएगा, ठीक है, ना उसके पहले ना उसके बाद, ठीक इसी समय पे कुछ काम करा जाना है, तो ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन एट विद दैट वर्क। अब जैसे यहाँ पे शार्प वर्ड लिखा है, मतलब कि इसे ठीक 6 बजे ही निकलना है, इसलिए हमने एट का यूज़ करा। फिर एक वर्ड आता है बाय। अगर मैं कहूँ द ट्रेन डिपार्ट्स बाय 6 PM और शार्प ना लिखूँ यहाँ पे, तो इसका ये मतलब बनता है कि ट्रेन 6 बजे तक निकलती है, यानी कि अगर ये 6 बजे है तो इससे पहले भी निकल सकती है और इस तक भी निकल सकती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप एट बोलोगे तो एग्जैक्ट 6 बजे ही निकलेगी, ये फ़र्क होता है इन दोनों में, इसलिए हमने यहाँ पे एट का यूज़ करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज़ नो एक्सेम्पशन ब्लैंक द रूल, यानी इस नियम में कोई भी छूट नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। देयर इज़ नो एक्सेम्पशन फ्रॉम द रूल। एक्सेम्पशन के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम लगेगी। क्वेश्चन नंबर 19, ही एक्सेल्स ब्लैंक मैथमेटिक्स, यानी कि वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम हमेशा ही एक्सेल के पीछे इन का यूज़ करते हैं, ही एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वी शुड रिफ्रेन ब्लैंक मेकिंग सच रिमार्क्स, यानी हमें ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्रेन वर्ड जो है इसके पीछे फिक्स प्रीपोजिशन ऑप्शन ए, फ्रॉम का यूज़ करा जाता है हमेशा, अगर किसी चीज़ से बचने या फिर अवॉइड करने का सेंस हमें दिखाना है सेंटेंस में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शी वॉज एब्सॉर्ब्ड ब्लैंक हर थॉट्स व्हेन आई कॉल्ड हर, यानी कि जब मैंने उसे कॉल करा तो वो अपने थॉट्स में, अपने विचारों में पूरी तरह से खोई हुई थी। तो ऐसे सिचुएशन बताते वक्त हमेशा एब्जॉर्ब के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन इन लगती है, एब्जॉर्ब्ड इन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द न्यू रूल अप्लाइज ब्लैंक ऑल एम्प्लॉयज़ इक्वली, यानी कि नया नियम जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ पे बराबरी लागू होता है। तो अब देखो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू, अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज़। अब अगर आपको अप्लाई शब्द दिख रहा है तो इसके दो यूज़ होते हैं। एक तो होता है आवेदन करना, जैसे किसी एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है तो आप अप्लाई करते हो, उसको आवेदन करना कहते हैं। और एक अप्लाई होता है लागू होना। तो जब भी लागू होने के सेंस में अप्लाई वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसके पीछे फिक्स प्रीपोजिशन टू लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन पिछले CHSL और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों ही एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो अब देखो, शी हैज़ अ नेचुरल टैलेंट ब्लैंक पेंटिंग। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर। शी हैज़ अ नेचुरल टैलेंट फॉर पेंटिंग। जब भी आपको किसी इंसान के स्किल या टैलेंट की बात करनी है, यानी आप ये बता रहे हो कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर स्किल है, तो हमेशा ही इसके पीछे प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ होता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। इन दोनों ही क्वेश्चंस का रिपीटेशन रेट बहुत ज़्यादा है, यानी 5 से 6 अलग अलग एग्जाम्स में ये दोनों क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे पुट किया है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दे आर एंगेज्ड ब्लैंक अ सीरियस डिस्कशन, यानी कि वे एक सीरियस चर्चा में ऑक्यूपाइड हैं या बिजी हैं, अभी लगे हुए हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन। दे आर एंगेज्ड इन अ सीरियस डिस्कशन। देखो रूल ये कहता है जब भी इंगेज शब्द का इस्तेमाल आप ये बताने के लिए कर रहे हैं कि आप किसी काम में बिजी हैं या ऑक्यूपाइड हैं, तो हमेशा उसके पीछे इन आती है प्रीपोजिशन, और वो काम आता है जिसमें आप बिजी हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम एंगेज्ड इन माई डेली रूटीन, आई एम एंगेज्ड इन माई वर्क, कुछ भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द स्कूल इज लोकेटेड ब्लैंक द फुट ऑफ द हिल। ये फुट ऑफ द हिल क्या है? सबसे पहले देखो,
सपोज करो एक हिल है, ये एक पहाड़ है, तो जहाँ से इस हिल का चढ़ाव स्टार्ट हो जाता है उसी जगह को फुट ऑफ द हिल कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि इसका ये जो स्कूल है वो इस जगह पे लोकेटेड है, यानी एक फिक्स लोकेशन बताई जा रही है इसकी। तो जब भी लोकेशन बताई जाए पिन पॉइंट करके कि यहाँ पे ही है, तब हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज़ करा जाता है। ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए इन 25 क्वेश्चन के जरिए हमने काफ़ी सारे नियम सीखे, काफ़ी कंसेप्ट जाने। अब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हर मिस्टेक। इन चारों ही ऑप्शंस में से यहाँ पे क्या आपको सूटेबल लग रहा है वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी मस्ट कंप्लाई ब्लैंक द रूल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिना किसी हेजिटेशन और फियर ऑफ जजमेंट के। इससे एग्जाम्स लाइक सिनेरियो में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। प्लस अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।